यूं तो राजनीति में अपनी नैया को बचाने के लिए किसी अन्य पार्टी का साथ साझेदारी करते हुए आगे बढ़ जाना राजनीति में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने कई राजनेताओं को देखा है कि अपनी विचारधाराओं के साथ किस प्रकार से समझौता करते हुए अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा 28 सितंबर को जब भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए कन्हैया कुमार नजर आए तो ये कई सवाल खड़े कर दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में कहीं फेरबदल तो नहीं करने जा रही? क्या कभी राहुल गांधी को खुले मन से कभी नेता मानने तक से इनकार कर देने वाले कन्हैया कुमार आज उसी राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प तो नहीं ले रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और मैं अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कन्हैया कुमार ने 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार जो कभी लेफ्ट का लाल सलाम के नारा लगाकर देश में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया करते थे, आज वही कांग्रेस की सेकुलरिज्म की नैया पर सवार होकर राहुल गांधी का नैया पार लगाने का प्रयास करते नजर आएंगे। कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए। ये पत्रकार और विपक्ष के लोगों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के खुद भीतर से ये सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस के बड़े नेता मनीष तिवारी से लेकर कपिल सिब्बल ने यह सवाल किया कि जिस व्यक्ति पर राष्ट्र के विरोध नारेबाजी करने का आरोप लगा हो, क्या उस व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस आने वाले दिनों में बीजेपी को एक एजेंडा तो नहीं देती नजर आ रही है? क्योंकि कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने के बाद न सिर्फ पार्टी के अंदर अंदरूनी बात ये उठी है, बल्कि उनके विपक्ष, उनके समक्ष, उनके सहयोगी दल के रूप में मौजूद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भी सवाल उठाए हैं। आरजेडी के सवाल उठाने के पीछे उस कन्हैया कुमार की सोच और कन्हैया कुमार की विचारधारा नहीं है, बल्कि आरजेडी की अपनी अंदरूनी मामला है। क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर बिहार में किसी अन्य युवा को आगे बढ़ाया जाए। कहा तो यह भी जाता है कि कभी बेगूसराय से सीपीआई-एमएल के नेता के तौर पर जब उम्मीदवार के तौर पर गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार को उतारा गया तो लालू यादव नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार देश में एक युवा नेता के तौर पर उभरे, इसीलिए उन्होंने वहां से तनवीर हसन को उम्मीदवार बनाया, जिसके चलते वोटों में बंटवारा हुआ और गिरिराज सिंह बड़े बहुमत के साथ बेगूसराय से सांसद चुने गए। बेगूसराय वही स्थान है जो कभी पूर्वोत्तर में लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, जिसे मिनी लेनिनवाद के नाम से जाना जाता था। लेकिन कन्हैया कुमार अपनी विचारधाराओं को लेकर जिस तरह से विवाद में रहते हैं, उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी उनके सहारे आगे की नैया पार लगा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनके पार्टी में वो शामिल हो जो मुखरता से खुले मंच से नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और कांग्रेस में किस प्रकार से युवा नेताओं की नजरअंदाज किया जा रहा है वो हम सब भलीभांति परिचित हैं। ये सवाल सिर्फ पत्रकार जगत से और सत्ताधारी दल से ये सवाल नहीं उठ रहा है, बल्कि ये खुद कांग्रेस के अंदर से ये सवाल उठ रहा है। इसलिए कांग्रेस को ये जानना जरूरी है और कांग्रेस के नेतृत्व को ये पहचानना जरूरी है कि क्या कन्हैया कुमार आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे या फिर एक केवल राजनेता के तौर पर नजर आएंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। जेडीयू के दोनों सिटिंग विधायकों की सीट थी जो कोरोना काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु के बाद वो सीटें खाली हो चुकी हैं। लेकिन आरजेडी चाहती है कि वो दोनों सीटों पर अपनी नजर गड़ाए रखे और दोनों सीटें जीतकर विपक्ष के तौर पर, क्योंकि बिहार की संख्यात्मक तौर पे जब सीटों की संख्या देखेंगे तो 2-4 सीट का हेरफेर है। अगर ये 2-4 सीट इधर से उधर हुए तो बिहार में कभी भी सरकार अस्थिर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के बिना पूछे जब कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से ऐलान करते हुए, गठबंधन को तोड़ते हुए जब आरजेडी ने दोनों स्थानों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आग बबूला हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह कहा कि अब कांग्रेस भी अपने दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। अब जब कांग्रेस और आरजेडी की आपसी लड़ाई ही इस चुनाव में नजर आने लगे तो फिर एनडीए के लिए ये तो एक खुले तौर पर तोहफा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आरजेडीयू इन दोनों सीटों को जीत जाती है तो फिर बिहार में सरकार मजबूत होते नजर आएगी और जेडीयू चाहती है कि ये दोनों सीटें उनके हाथ में लगे और एनडीए में वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते सरकार को स्थिर नजर आए। लेकिन क्या कांग्रेस और आरजेडी के भीतर की इस लड़ाई में कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव में क्या बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा? क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि जब 2 दिनों पहले बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की जेल से जब रिहाई हुई है तो कांग्रेस चाहती है कि उनको समर्थन देते हुए तारापुर विधानसभा सीट से उन्हें जन अधिकार पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि तारापुर विधानसभा सीट पर कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग का वोट बैंक काफी अधिक है,
जिसमें शायद पप्पू यादव सेंधमारी कर दें तो एनडीए की नैया पार हो सकती है। लेकिन कांग्रेस क्या चाहेगी कि अपने पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपसी विवाद को सुलझाए के बिना वो एनडीए को फायदा पहुंचा दें, क्योंकि सवाल कई बड़े हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार का पार्टी में शामिल होना, उनके शामिल होने से कांग्रेस में सवाल उठना, उनके शामिल होने के बाद उनके सहयोगी दलों को उनको नेता मानने से इनकार कर देना, कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो एक राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है सियासत। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर बिहार के चुनाव पर पड़ता है और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।